क्रिया शारीर पार्ट 2 के अंतर्गत धातु और उसके बाद उसके उपधातु देख चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्नायु जो मेद धातु का उपधातु है और उसके उपरांत अस्थि धातु का उपधातु दंत, इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी। आज से हम नया टॉपिक वैदिक क्षमत्व शुरू करते हैं। वैदिक क्षमत्व को हम मॉडर्न के अनुसार इम्यूनिटी कह सकते हैं। अभी जो कंडीशन चल रही है कोविड की, उसमें मुख्यतः ये कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी को बढ़ाओ, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, यानी अपनी वैदिक क्षमत्व शक्ति, वैदिक के विरोधी लड़ने की जो शक्ति है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो आज से हम ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वैदिक क्षमत्व क्या होता है, उसको कैसे बिल्डअप किया जाता है, वो क्या होती है, वो कम कैसे होती है, ज्यादा कैसे होती है, शरीर में किस प्रकार से कार्य करती है, ये पक्ष आयुर्वेद की पद्धति से देखेंगे। तो सबसे पहले हम वैदिक क्षमत्व की व्याख्या, डेफिनेशन देखते हैं। तो उसकी व्याख्या हमें चक्रपाणी टीका में मिलती है, चरक सूत्र स्थान 28/7। चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान 28वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये। वैदिक क्षमत्वम वैदि बल विरोधित्वम वैदिह उत्पाद प्रतिबंधकत्वम बंधकत्वम इति। तो इस व्याख्या के अनुसार व्याधि उत्पत्ति न हो एवं व्याधि उत्पत्त होने के पश्चात उसे ठीक करने के लिए शरीर के जो प्रयत्न है उसे वैदिक क्षमत्व कहते हैं। ओके, तो इसमें ये कहा गया है कि दो प्रकार के कर्म इसमें बताए गए हैं कि व्याधि उत्पत्ति होनी ही नहीं चाहिए, और अगर व्याधि उत्पत्ति किसी कारणवश हो भी जाती है तो उसे ठीक करने के लिए शरीर जो प्रयत्न करता है और व्याधि से निवृत्त होता है उसे वैदिक क्षमत्व कहते हैं। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक हो गया व्याधि उत्पादन प्रतिबंध और दूसरा हुआ व्याधि बल प्रतिबंध। ओके, तो व्याधि उत्पादन प्रतिबंध का अर्थ ये होता है कि व्याधि उत्पन्न न हो, इसलिए शरीर व मन द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न। और व्याधि बल प्रतिबंध का मतलब होता है व्याधि उत्पत्ति होने के उपरांत उसे ठीक करने के लिए शरीर व मन द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न, यानी वैदिक क्षमत्व, व्याधि बल प्रतिबंध। अब व्याधि बल प्रतिबंध में भी दो चीजें आती है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो व्याधि जल्दी ठीक हो, वो शरीर में ज्यादा न फैले, इसलिए शरीर द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों को भी वैदिक क्षमत्व ही कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आती है। पहली चीज आई कि व्याधि का उत्पादन नहीं होना चाहिए, उसे ठीक करना है, और व्याधि अगर उत्पादन हो भी गई तो उसे ठीक करना है, और व्याधि उत्पन्न होने के बाद अगर ठीक करना है तो दो चीज के ऊपर ज्यादा गौर किया जाता है कि व्याधि जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्याधि जल्दी ठीक नहीं हुई है तो उसके कारण जो होने वाला परिणाम है वो ज्यादा मात्रा में होगा। तो शरीर की टेंडेंसी ये रहती है कि जल्दी से जल्दी उस व्याधि को समाप्त किया जाए, और अगर कहीं पे उसका फैलाव किसी अवयव में है तो उस अवयव से वो दूसरे अवयव में प्रसारित ना हो, फैले ना। ओके, तो ये दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब दोनों चीजों में एक बात आई है कि व्याधि उत्पन्न न हो इसलिए शरीर और मन द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न, और व्याधि उत्पन्न होने के उपरांत उसे ठीक करने के लिए शरीर व मन द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न। तो इसमें दोनों में एक चीज आई, शरीर और मन द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न। ओके, सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ मन नहीं है, शरीर और मन दोनों में भी आए। तो ये चीज जो है वो ध्यान देने लायक है। इसके पहले भी मैं बहुत बार कह चुका हूं,
और अभी भी वही बात यहाँ पे आती है कि जो शरीर और मन होता है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पत्ति होती है तो उसका परिणाम मन के ऊपर होता है, और मन में किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पत्ति होती है तो उसका परिणाम शरीर के ऊपर होता है। दोनों का एक दूसरे के ऊपर परिणाम होता है। और अगर किसी प्रकार की शारीरिक विकृति उत्पन्न हो गई तो उसे ठीक करने के लिए मानसिक स्तर पर भी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, और कोई मानसिक विकृति भी हो गई तो शारीरिक स्तर पर भी हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, चाहे व्याधि उत्पत्ति ना होने देना हो या फिर होने के बाद भी उसे अगर ठीक करना है तो उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैंसर। ओके, कैंसर होने नहीं देना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शारीरिक स्तर पर प्रयत्न करना पड़ेगा। यानी कैंसर उत्पत्ति के जो कारण होते हैं वो हमें शारीरिक लेवल पे नहीं लेने हैं। ओके, इसका मतलब हमारा आहार ऐसा होना चाहिए, हमारा आहार सात्विक रहना चाहिए, जिसके कारण हमें उस व्याधि की हमारे शरीर में उत्पत्ति ना हो। और दूसरी बात, विहार भी उसी प्रकार का होना चाहिए, हमारा आचार भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो ये जो आचार वाली चीजें होती है, दिनचर्या के अंतर्गत हमने किस प्रकार का विहार करने चाहिए, विचार कैसे होने चाहिए, ये चीजें मानसिक जो लक्षण होते हैं, मानसिक जो प्रयत्न होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। अगर हो ही गई व्याधि, मान लीजिए कि कैंसर आपको हो चुका है और कैंसर में से आपको बाहर निकलना है, तो शारीरिक स्तर पे आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अब कोई भी मेडिसिन हो, एलोपैथी हो या मॉडर्न हो, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। लेकिन मानसिक स्तर पर भी उस व्यक्ति का काउंसलिंग होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कितनी भी मेडिसिन खा ली और आपकी मन ने अगर हार मान ली कि नहीं मैं ठीक नहीं हो सकता है, तो कितनी भी महंगी, कितनी भी अच्छी मेडिसिन हो और कैंसर ये फर्स्ट स्टेज का भी हो, तो आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपके मन ने वहां पे हार मान ली। और इसके उल्टे, अगर आपका मन बहुत सशक्त है, मजबूत है, और आपने अपने मन में निर्धार बना लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसके लिए अगर जो प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न आपने नहीं किए, किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं की, उसके लिए जो आहार विहार करना चाहिए, जो दिनचर्या रुचिचर्या में परिवर्तन करना चाहिए वो नहीं किया, तो कितनी ही मानसिक शक्ति मजबूत क्यों ना हो, आपको ये व्याधि ले डूबेगी। बिकॉज दैट इज द ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो आपको किसी भी व्याधि होने के बाद या फिर व्याधि होना, इसके लिए भी शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर, दोनों स्तर पर प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी व्याधि ठीक होगी। चतुष्पाद जो कहे गए हैं, जो आपने अष्टांग में पढ़े हैं, उसमें भी यही कहा जाता है कि चिकित्सक, औषधि, परिचारक और चौथा होता है रोगी खुद। इन सभी का जो सम्मिलित रूप होता है, उसमें जब समानता होती है तभी व्याधि निवृत्ति की तरफ जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर हमें खुद को व्याधि निवृत्ति के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके हम उससे निवृत्त हो पाएंगे। ओके, छोटी हो या बड़ी व्याधि हो, छोटी व्याधि के लिए कम प्रयत्न लगेगा, लेकिन बड़ी व्याधि रहेगी तो उसके लिए ज्यादा प्रयत्न लगेगा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्याधि उत्तम वैदिक क्षमत्व के आवश्यक घटक। उत्तम वैदिक क्षमत्व जो होता है, व्याधि के विरुद्ध लड़ने की हमारी जो शक्ति होती है, वो अच्छी रहने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऐसे 8 पॉइंट बतलाए गए। सबसे नंबर 1 पॉइंट, योग्य आहार तथा विहार। योग्य आहार तथा विहार ये समझने के लिए हमें दिनचर्या और ऋतुचर्या का अध्ययन करना आवश्यक है। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या का अध्ययन आपने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान
दूसरा और तीसरा अध्याय में से कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर योग्य आहार विहार इसके ऊपर भी अगर हम डिस्कशन करने लग गए तो उसमें ही 1 से 2 लेक्चर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझने के लिए आपको उन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान दूसरा और तीसरा अध्याय, योग्य आहार और विहार ऋतु के अनुसार, दिन के अनुसार क्या होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जाठर अग्नि की साम्य अवस्था। ये जो अध्याय है वैदिक क्षमत्व, हम इसने बाद में इसलिए ले रहे हैं, दोष, उसके बाद प्रकृति और अग्नि टॉपिक हो चुका है, वो सभी पॉइंट होने के बाद हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट जब हमें समझ में आ जाते हैं तभी हम वैदिक क्षमत्व को समझ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है जाठर अग्नि की साम्य अवस्था। अगर आपके शरीर में 13 अग्नियां होती है, उसके अंतर्गत जो प्रमुख अग्नि होती है वो जाठर अग्नि होती है। अगर जाठर अग्नि समावस्था में रहेगी तभी वो उसके बाद की पंच महाभूत की अग्नियां और 7 धातुओं की अग्नियां है उसको प्राकृत रख सकेगी। अगर जाठर अग्नि ही साम्य अवस्था में नहीं रहेगी तो उसके बाद की जो अग्नियां है वो भी विकृत हो जाएगी, पंच महाभूत के लेवल पे और धातु के लेवल पे भी अग्नि योग्य ना रहने की वजह से धातुओं की निर्मित ठीक से नहीं हो पाएगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सर्वेपि मंदाग्नि, अगर आपकी शरीर की अग्नि अगर मंद होती है तो सभी रोगों की वो जननी होती है। तो अग्नि अगर ठीक नहीं रहेगी तो ना दोष ठीक से कार्य कर पाएंगे, ना धातु की निर्मित ठीक से हो पाएगी। और अगर अग्नि ज्यादा भी हो जाती है तो भी वो विकृति होती है। तो आपके शरीर की वैदिक क्षमत्व जो सभी धातुओं का सार होता है, ओज, जैसे हम वैदिक क्षमत्व के लिए जानते हैं, उसकी निर्मित ठीक होने के लिए भी जाठर अग्नि योग्य होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये 2 नंबर का पॉइंट होता है जाठर अग्नि की साम्य अवस्था। पॉइंट नंबर 3, नियमित मल का उत्सर्जन, नियमित मलोत्सर्जन। मल जो टॉपिक है वो हम वैदिक क्षमत्व की बात लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये जानना होगा कि अगर आपका आहार और विहार अगर ठीक है और आपकी जाठर अग्नि अगर समावस्था में है तो आपके शरीर से मल का उत्सर्जन अपने आप ही ठीक तरीके से हो जाएगा। नंबर 4, उत्तम धातु पोषण। उत्तम धातु पोषण के लिए भी ऊपर के पॉइंट ही कारणीभूत है। अगर आपका आहार और विहार अच्छा रहेगा, जाठर अग्नि अगर समावस्था में रहेगी और आहार योग्य मात्रा में मिलने के कारण उसका जो धातुएं होती है, आपको पता है कि हर धातु की जो वृद्धि होती है उसके लिए स्पेसिफिक आहार के बारे में बतलाया गया है और हम सब देख चुके हैं कि कौन सा आहार से किस धातु की वृद्धि होती है तथा क्षय होता है। तो उस आहार का अगर हमने सेवन किया तो धातुओं का उत्तम तरीके से पोषण होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, उत्तम धातु सारता। अब जो धातु का पोषण करने वाले घटक होते हैं उसका ही हम योग्य मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो धातुओं की सारता भी हम निर्मित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्राकृत कफ दोष। अब यहाँ पे प्राकृत कफ दोष ही क्यों कहा गया है, देखा जाएगा तो वात पित्त इन दोषों की भी प्राकृत स्थिति होना, व्याधि उत्पत्ति ना हो इसके लिए आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पे कफ दोष को प्राधान्य देने का कारण ये होता है कि जितने भी धातु हैं उसके अंतर्गत मैक्सिमम और मल के अंतर्गत भी मैक्सिमम, यानी रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, पुरुष, मूत्र, इन सभी के साथ जो आश्रय आश्रय संबंध होता है वो कफ का होता है। अगर कफ प्राकृत स्थिति में रहेगा तो ये धातु और उससे निर्मित होने वाला मल ये भी प्राकृत स्थिति में रहेगा, इसीलिए प्राकृत कफ दोष कहा गया है। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचना चाहिए हमने कि वात और जो
पित्त होता है वो प्राकृत स्थिति में होना आवश्यक होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, ओज। अब ओज जो होता है वो तो सभी धातुओं का सार होता है। अगर धातुओं की निर्मिति योग्य तरीके से होगी तो ओज की निर्मिति योग्य तरीके से होगी। अगर और उसका हम कोरिलेशन भी इम्यूनिटी के साथ करते, वैदिक क्षमता के साथ करते हैं तो ओज तो महत्वपूर्ण रहेगा ही। अगर ओज योग्य तरीके से नहीं बना तो आपको पता है उसके वजह से 3 प्रकार की विकृति या होती है, ओजो व्यापत, ओजो विस्तरंस और ओज क्षय। तो ओज का उत्तम रहना वैदिक क्षमत्व के आवश्यक घटकों के अंतर्गत आता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, उत्तम मनोबल। आपके मन का बल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना शारीरिक बल होता है। ओके, इसके अंतर्गत हम एक चीज देखेंगे कि मन जो होता है उसका जो सत्व होता है वो सत्व होना चाहिए, अच्छा सत्व होना चाहिए। इसके अंतर्गत 3 प्रकार का सत्व व्याधि उत्पत्ति के बाद व्यक्ति में देखा जाता है, या फिर व्याधि उत्पन्न ना हो तो भी ये सत्व व्यक्तियों के अंतर्गत होता है। वो 3 प्रकार के सत्व होते हैं, प्रवर सत्व, मध्य सत्व और अवर सत्व। प्रवर यानी उच्च, अवर यानी नीच और मध्यम यानी उसके बीच में की कंडीशन आएगी। प्रवर सत्व वाला व्यक्ति अगर उसको कोई बड़ी भी व्याधि होती है, ज्यादा भी वेदना होती है तो वो उसको उतना दिखाता नहीं है, या फिर उसको सहने की उसकी ताकत ज्यादा होती है, या फिर उसको सह वो ज्यादा सकता है। ये प्रवर सत्व के अंतर्गत आता है। जबकि जो अवर सत्व वाला व्यक्ति होता है उसकी व्याधि अगर छोटी भी हो या फिर उसको जो होने वाला दर्द होता है, जो परेशानी हो कम भी हो, तो उसका एग्जैगरेशन दिखाने की मात्रा ज्यादा रहती है, या उसको वो सह नहीं पाता, वो सहने की शक्ति उस व्यक्ति में कम होती है। इसको कहते हैं अवर सत्व। और मध्य सत्व इन दोनों के लगभग बीच में आएगा। तो अगर आपका मनोबल योग्य रहा तो आप व्याधि उत्पत्ति आप में किसी प्रकार की होने के लिए ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपके मन में ऐसी शक्ति रहेगी कि मुझे व्याधियां नहीं होगी। ये आपके मनोबल के ऊपर डिपेंड होता है। और गलती से कोई व्याधि हो भी जाती है तो वो ठीक भी जल्दी होगी प्रवर सत्व के अंतर्गत, और उसके सहने की ताकत भी उस व्यक्ति में ज्यादा रहेगी। तो उत्तम मनोबल होना भी वैदिक क्षमत्व के आवश्यक घटकों के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के ये जो 8 जो पॉइंट है उत्तम वैदिक क्षमत्व के लिए आवश्यक घटक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तम वैदिक क्षमत्व के शरीर पे होने वाले परिणाम के। उत्तम अगर वैदिक क्षमत्व अगर आपका होता है तो शरीर के ऊपर उसका क्या परिणाम होता है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला है व्याधि उत्पत्ति नहीं होती। तो सीधी सी बात है, अगर आपका वैदिक क्षमत्व अच्छा है तो आपके ऊपर कोई भी व्याधि जब अटैक करती है तो वो होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आपके शरीर की उसके विरुद्ध की जो ताकत है वो ज्यादा रहेंगी। तो कोई भी व्याधि अटैक करने के बाद वो आपके शरीर में ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको रुकने के लिए शरीर में खवै गुनने चाहिए, खाली स्थान चाहिए जहाँ पे जाके वो अटैक करेगा। वीकनेस चाहिए बॉडी के अंदर। अगर वीकनेस नहीं है तो शरीर के अंतर्गत व्याधि रुक नहीं पाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, व्याधि उत्पत्ति हो तो भी जल्दी ठीक हो जाती है। वही बात है कि बॉडी में ताकत अच्छी है, वैदिक क्षमत्व अच्छा है, तो अगर आपकी किसी भी प्रकार की व्याधि आपको हो भी जाती है तो वो ठीक होने का उसका जो रेट रहता है वो ज्यादा रहेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 है, व्याधि के संरक्षण होने के कारण शरीर व मन का बल उत्तम रहता है। व्याधि से आपको प्रोटेक्शन मिलता है।
वैदिक क्षमत्व के कारण आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है, और वो प्रोटेक्शन मिलने के कारण आपके शरीर का जो क्षय होता है, किसी भी व्याधि जब शरीर को होती है तो उसकी वजह से शरीर का जो क्षरण होता है वो क्षरण कम होगा, और उसके कारण आपका शारीरिक और मानसिक बल जो रहेगा वो उत्तम रहेगा। पॉइंट नंबर 4, शरीर, ज्ञानेंद्रिय, आत्मा, मन प्रसन्न रहकर अपना कार्य उत्तमतः करते हैं। तो शरीर के अंतर्गत आते हैं दोष, धातु तथा मल, ओके, जिससे शरीर बना हुआ है। ज्ञानेंद्रिय आपको पता है, पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, और उसको कंट्रोल करने वाला जो होता है वो मन होता है, और उसको कंट्रोल करने वाला आत्मा होता है। ओके, शरीर के द्वारा ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान का ग्रहण करते हैं, उसका मन नियंत्रक है, और उसका आस्वाद जो लेता है वो आत्मा लेता है। तो अगर आपका शरीर योग्य रहेगा तब ज्ञानेंद्रिय अपना कार्य योग्य तरीके से कर पाएंगे, और उसके कारण आपका मन और आत्मा ये प्रसन्न रहेंगे, और उसके कारण शरीर का जो क्रिया व्यापार है वो योग्य तरीके से चलेगा और दीर्घायुष्य प्राप्त होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहा गया है आरोग्य का रक्षण होता है। तो उसके वजह से ऑब्वियसली है जो लाइफ जो है वो टिकी रहेगी, आपको किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, आरोग्य टिका रहेगा और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए अब अभी के लेवल प्रैक्टिकल बात में कहता हूँ, इसीलिए कहा जाता है कि आपका वैदिक क्षमत्व अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वैदिक क्षमत्व अच्छा होगा तो जो कोई भी व्याधि आपके ऊपर अटैक करेगी, चाहे वो कोविड हो या कोई भी व्याधि है, अगर आपके ऊपर अटैक करेंगी तो व्याधि आपके बॉडी में स्थिरत्व प्राप्त नहीं कर पाएगी, आपको व्याधि नहीं होगी, और अगर वो गलती से हो भी गई तो उसको नलीफाई बॉडी से करने के लिए बॉडी को कम समय लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपका वैदिक क्षमत्व जो होता है वो योग्य आहार, विहार, अग्नि की साम्यावस्था, इसके द्वारा आपको खुद बनाना होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है दिनचर्या और ऋतुचर्या का योग्य तरीके से पालन करना। उसके बाद सुश्रुत संहिता ने एक बहुत ही रिमार्केबल व्याख्या की है स्वस्थ की, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक है आयुर्वेद के अंतर्गत का। सुश्रुत सूत्र स्थान 15/48, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 48वां श्लोक, जिसमें कहा है कि समदोष समग्निच्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। इसमें यह कहा है कि आपके शरीर में दोषों की साम्य अवस्था होनी चाहिए। तो किसी की वातज प्रकृति होती है, किसी की पित्तज प्रकृति होती है, किसी कफज, किसी की ध्वंद्वज, किसी की सम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सम दोष वाला व्यक्ति ही, जो भी आपकी प्राकृत दोष है उसकी साम्य अवस्था आपके शरीर में होनी चाहिए। उसको उद्देशित करके हम यहाँ पे इन्होंने समदोष कहा है। समदोष समअग्निच्च, समअग्निच्च, किसी अग्नि का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे 13 भी अग्नियों के बारे में कहा गया है। अग्नि की साम्य अवस्था होनी चाहिए। जठर अग्नि साम्य अवस्था में रहेगी तो उसके बाद की 12 अग्नियां भी साम्य अवस्था में रहेगी। उसके बाद कहा है सम धातु मल क्रिया, यानी धातु की भी साम्य अवस्था होनी चाहिए, मल की भी साम्य अवस्था होनी चाहिए, जिसकी वजह से शरीर की क्रिया योग्य तरीके से होगी। प्रसन्नता होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? आत्मा, इंद्रिय, मन। आत्मा, इंद्रिय, मन। तो जो एकादश इंद्रिय है और आत्मा है, एकादश इंद्रियों के ऊपर गवर्न करने वाला जो आत्मा होता है, इन दोनों की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। उससे हम स्वस्थ कह सकते हैं।
ओके, उसी को शरीर की निरोगी अवस्था कहते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वैदिक क्षमत्व के अंतर्गत का। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दी गई है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य का स्वस्थ वैदिक क्षमत्व यह दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है, जो अभी हमने देखा वो, और वैदिक क्षमत्व जो उसके पहले हमने देखा, ये दोनों चीजें क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसके शरीर का वैदिक क्षमत्व योग्य रहेगा, और उस व्यक्ति का अगर वैदिक क्षमत्व उत्तम रहेगा तो जो ये कंडीशन बताई गई है, समदोष समग्नि समधातु मलक्रिया, ये मेंटेन करने के लिए आसानी होगी। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, और वो डिपेंडेंट प्रॉपर तरीके से रहना ये हमारे आहार विहार के ऊपर निर्भर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वैदिक क्षमत्व ठीक होने के कारण शरीर पे होने वाले दुष्परिणाम। वैदिक क्षमत्व ठीक न होने के कारण, अगर आपका वैदिक क्षमत्व ठीक नहीं होता है तो क्या शरीर के ऊपर परिणाम होते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, धातु सारता कम होती है। उस व्यक्ति के शरीर में जितने भी धातु रहेंगे उसकी निर्मित तो होगी, लेकिन धातु असार रहेंगे वैदिक क्षमत्व कम होने के कारण, क्योंकि बॉडी के ऊपर अगेन एंड अगेन किसी भी व्याधि का अटैक होगा और जल्दी ठीक भी नहीं होगी, तो उसकी वजह से शरीर का ज्यादा मात्रा में क्षरण होगा, और उसके कारण जो भी धातु रहेंगे वो योग्य तरीके से बन नहीं पाएंगे, और अग्नि की भी विकृति होती है, उसके कारण वो धातु जो है वो प्रॉपर तरीके से पक नहीं पाएगा, और धातु जो निर्मित होगी वो असार तरीके से होगी। तो इसीलिए वैदिक क्षमत्व अगर कम होता है तो धातु सारता जो होती है वो कम होती है। पॉइंट नंबर 2, अग्नि की पाचन शक्ति कम होती है। अग्नि में पाचन शक्ति यानी जठराग्नि, और जठराग्नि अगर कम होती है यानी मंद होती है, ये तो सभी रोगों की जननी होती है। तो अगर अग्नि की पाचन शक्ति कम होगी यानी जठराग्नि उस व्यक्ति की अगर क्षीण रहेगी तो उसके शरीर में अलग अलग व्याधियों का अटैक होगा। यहाँ पे एक प्रकार का दुष्ट चक्र निर्मित हो जाता है कि अगर आपकी अग्नि कमजोर होती है तो उसके वजह से आपके ऊपर अलग अलग तरीके के व्याधियों का अटैक होगा, क्योंकि आपकी वैदिक क्षमत्व कम है। और वैदिक क्षमत्व इस वजह से कम है क्योंकि आपके शरीर में धातु की निर्मित ठीक से नहीं होती है, क्योंकि आपके शरीर में धात्वाग्नि मंद है, जठराग्नि मंद है। तो एक प्रकार का सर्कुलर चक्र हो जाएगा, धात्वाग्नि मंद रहेगी उसकी वजह से धातु प्रॉपरली नहीं बनेगी, धातु प्रॉपरली नहीं बनेगी तो उसकी वजह से वैदिक क्षमत्व कम रहेगा, वैदिक क्षमत्व कम रहेगा तो धात्वाग्नि कम होगी, जठराग्नि कम होगी। ओके, तो ये इस प्रकार का दुष्ट चक्र निर्मित हो जाता है जठराग्नि की मंदता के कारण। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, धातु सारता कम होने के कारण ओज वैगुण्य निर्माण होता है। धातु की निर्मित ठीक से नहीं होगी तो धातुओं का सार, ओज जो होता है सप्त धातुओं का सार, वो भी ठीक तरीके से निर्माण नहीं होगा, और उसके बाद ओजो व्यापत, ओजो विस्तरंस और ओज क्षय, इस प्रकार की जो ओज की वैगुण्यता होती है, ओज की विकृति जो होती है वो वहां पे निर्मित होगी, यानी उसका वैदिक क्षमत्व कम होता है। इसका ये दिशा निर्देशक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, मनुष्य का शारीरिक बल कम होता है। उस व्यक्ति का जो शारीरिक बल रहेगा वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर उसके शरीर में धातुओं की निर्मित ही अगर ठीक तरीके से नहीं रहेगी तो उसके शरीर का जो बल रहेगा वो कम रहेगा ही। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, मनुष्य पुनः पुनः व्याधिग्रस्त होता है। उसके शरीर में बनने वाले धातु असार है, उसका शारीरिक बल योग्य नहीं है, उसके शरीर का मानसिक बल योग्य नहीं है, तो उसके वजह से उसे पुनः पुनः बार बार अगेन एंड अगेन अलग अलग प्रकार की व्याधियां
होती रहेगी और व्याधि से वो व्यक्ति ग्रसित रहेगा। पॉइंट नंबर 6, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आती है और ऐसा ही चलता रहेगा तो उस व्यक्ति के शरीर का पुनः पुनः क्षरण होने के कारण उस व्यक्ति में शारीरिक और उसके साथ साथ मानसिक दौर्बल्य आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। आयुर्वेदानुसार दुर्बल शरीर के व्यक्ति, आयुर्वेद के अनुसार दुर्बल शरीर के व्यक्ति कौन रहते हैं? अब जिस व्यक्ति के शरीर में वैदिक क्षमता कम है वो व्यक्ति तो दुर्बल रहते ही है, लेकिन वैदिक क्षमता किन किन व्यक्तियों में जन्म से ही या किसी विशेष कारणों से कम रहता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं। जिन व्यक्तियों में बैड लकीली ही जो व्याधियां रहती है वो ज्यादा उत्पन्न होती है क्योंकि उनकी वैदिक क्षमता कम होता है। तो इस का जो श्लोक है उसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 28वें अध्याय का 7वां श्लोक, चरक सूत्र स्थान 28/7। शरीरानि च अति स्थूलान्य अति कृशान्य निविष्ट मास शोणित स्थिनि दुर्बलन्य सात्म्य आहारो उपचितन्य अल्प आहारान्य सत्वानि विपरीतानि पुनर्वैधि सहानि। इस श्लोक में कहा गया है 8 पॉइंट यहाँ पे बतलाए गए हैं जिन व्यक्तियों में जिन व्यक्ति पहले से ही दुर्बल होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। नंबर 1, जिनके शरीर अति स्थूल होता है, जो ज्यादा मात्रा में मोटे होते हैं। मॉडर्न के अनुसार अगर देखा जाएगा तो जिनका BMI ज्यादा होता है वो व्यक्ति इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, जो अति कृश होते हैं, अति स्थूल जिस प्रकार से आया उसी तरीके से अति कृश भी इस क्राइटेरिया में आते हैं। पॉइंट नंबर 3, जिनके शरीर में मांस रक्त अस्थि आदि सुसंगठित न होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 3 धातुओं का वर्णन आया है। ओके, हमारे शरीर में अस्थि जो होता है उसका ढांचा होता है, उसके ऊपर मांस का कवरिंग होता है और शरीर का क्रिया व्यापार जो चलता है वो रक्त के संवहन के द्वारा चलता है, क्योंकि रक्त के साथ ही ओज और रस का संवहन होता है जिसके वजह से शरीर को प्राणवायु, उसके बाद फिर नरिशमेंट और ताकत इम्यूनिटी स्प्रेड आउट की जाती है। तो रक्त, मांस और अस्थि आदि सुसंगठित नहीं होते हैं, उन व्यक्तियों में ज्यादा व्याधि की उत्पत्ति होगी। जो दुर्बल हो, अब जो दुर्बल होता है, अब ये पॉइंट तो है ही, कुछ लोग जो होते हैं वो पहले से ही शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हो सकते हैं। ये क्यों होते हैं? इसका कारण बहुत सारे से कारण है, लेकिन माँ के पेट में ही जब शुक्र और शोणित का सहयोग होता है तब की कंडीशन अगर ठीक ना हो, उसके बाद अगर जो नरिशमेंट उसको गर्भ में होता है तब ना प्रॉपर नहीं मिल रहा हो, जन्म होने के उपरांत जो पहला क्राया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जल्दी ना हो, उसके बाद भी जो नरिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, माल नरिश्ड आपको पता है कुपोषण वगैरह होता है, वो नहीं होना चाहिए, योग्य आहार विहार मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिला हो, इनमें कुछ कारण मैंने बताया। इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जो शरीर के लिए आवश्यक घटकों की अगर उसे मात्रा नहीं मिलती है, या फिर कोई रीजन ही ऐसे होते हैं
जो एंडेमिक होते हैं, यानी वहां पे स्पेसिफिक किसी प्रकार की व्याधियां बार बार बनती लगती है। अगर सोचिए दलदल जहाँ पे ज्यादा होती है, जहाँ पे मच्छरों की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पे मलेरिया, डेंगू इस प्रकार की व्याधियां पुनः पुनः आएगी, तो उसका अटैक पुनः पुनः होगा, और उसका अटैक अगेन एंड अगेन होने की वजह से व्यक्ति जो शरीर होता है वो दुर्बल हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई एंडेमिक रीजन होता है। ओके, अब जो हम देख रहे हैं वो तो पैंडेमिक है, वो तो हर जगह पाया जाता है। इस प्रकार की कोई कंडीशन होती है, या फिर जो कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत ज्यादा शुष्कता है और आहार जो है वो नहीं मिल पा रहा है, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से शरीर को दुर्बलता आती है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यहाँ पे हमने उसके संबंध में कुछ पॉइंट्स को देखा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, जिनका शरीर अहितकर आहार से पला हो। जिन व्यक्तियों के शरीर में अहितकर आहार की मात्रा ही ज्यादा होती है वो इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब जिसके ऊपर ही उसका पोषण होता है। इसमें अपने आयुर्वेद इतिहास में एक टर्म पढ़ी होगी, विषकन्या, जिसको बचपन से ही विष की मात्रा दी जाती है, उसके शरीर के अलग अलग जगह पे विष लगाया जाता है और उसकी वजह से वो विष युक्त हो जाती है। उसकी निर्मित इसलिए हुई होती है, वो आप वहां पे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके शरीर को उसका कुछ नहीं होता। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके संपर्क में अगर आता है तो उसके ऊपर विष का परिणाम होता है। इन व्यक्तियों की आयु मान भी कम ही होती है। तो इस प्रकार की चीजों का अगर ज्यादा मात्रा में सेवन होता रहा तो वो व्यक्ति में वैदिक क्षमता तो कम रहता है, वो व्यक्ति दुर्बल रहते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे पंजाब का। पंजाब इस प्रांत में बहुत ज्यादा मात्रा में जो अनाज होता है उसका प्रोडक्शन होता है, तो उसको इंडिया का कोठार कहा जाता है। इतने ज्यादा मात्रा में वहां पे अनाज निर्मित होती है उसके लिए, क्योंकि वहां की जो जमीन है वो उपजाऊ है। लेकिन उपजाऊपन और ज्यादा बढ़ने के लिए लोगों में लालच की वजह से ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना चालू किया। उसके वजह से जो जमीन होती है उस जमीन की जो स्तर था वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और उस कारणवश वहां पे अलग अलग प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगी है। अब यहाँ का जो अनाज होता है वो पूरे देश में स्प्रेड आउट होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, तो उसके द्वारा इस प्रकार का जो पॉइजनस आहार होता है, पॉइजनस फूड होता है, वो सब तरफ स्प्रेड होता जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार के रीजन में तो उसके वजह से व्याधि उत्पन्न होगी, लेकिन इन लोगों का उस पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से डायरेक्ट संबंध आता है, संपर्क होता है नेजल रूट से, या फिर हाथ को लगता है टच रूट से। तो इन लोगों में कैंसर की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक ट्रेन जाती है जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन राजस्थान में कोई जगह है जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है, तो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रखा गया है, क्योंकि उस ट्रेन में जितने भी लोग होते हैं वो कैंसर से ग्रसित होते हैं। उसके बाद एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, आपने वो फिल्म देखी नहीं होगी या फिर देखी होगी, तो उसमें एक चीज बताई गई थी कि वहां पे नशाखोरी जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अब वो पॉलिटिकल व्यू है कि वहां पे नशाखोरी जो हुई है उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया, या फिर पाकिस्तान से उसका स्प्रेड आउट होता है, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन नशाखोरी की वजह से बॉडी में विशेष चीजों की मात्रा बढ़ती जा रही है, वो अपने शरीर के लिए हितकर नहीं है। हमने
देखा था कि अहितकर ही वो चीजें होती है, तो उसके वजह से अलग अलग प्रकार की व्याधियों या जो होती है वो ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था, और वो सही एग्जाम्पल है कि उनके शरीर में इस प्रकार की व्याधि क्यों उत्पन्न हो रही, क्योंकि उनके उनका जो शरीर है वो अहितकर आहार के ऊपर ही पल रहा है, और उसके कारण व्यक्ति दुर्बल होते जा रहे हैं। ओके, तो पंजाब के व्यक्ति जो रहते हैं वो सशक्त रहते हैं, हमने ये देखा है, लेकिन इसके कारण अलग अलग प्रकार की व्याधियां वहां पे अभी दिन ब दिन बढ़ रही है। इसीलिए अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो वहां पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इसका यूज कम होगा, जमीन की जो उपजाऊपन है वो पहले की तरह खेती होने की वजह से उस तरीके से बढ़ाया जाएगा, और उसके कारण जो फूड भी बनेगा तो उसमें भी वो पॉइजनस थिंग्स नहीं रहेगी। ओके, तो इसीलिए अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस संबंध में एक एक पहले एक सीरीज आती थी, क्या नाम था, सत्यमेव जयते, उसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का क्या दुष्परिणाम होता है इसके ऊपर बहुत अच्छा विवेचन किया गया था। अगर आपको पार्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वहां पे देख सकते हो। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 है, जिनका आहार अल्प होता है। शरीर को निर्मित होने के लिए योग्य मात्रा में आहार की जरूरत होती है। अगर वो योग्य मात्रा में नहीं रहेगा तो उसके वजह से भी शरीर का क्षय होगा, और शरीर के में जो धातु निर्मित होने चाहिए उस प्रकार से नहीं निर्मित हो पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, जो अल्पसत्व हीन मनोबल वाले होते हैं। तो हमने अभी सत्व के बारे में इंफॉर्मेशन देखी है। जो अल्प सत्ववान होते हैं, वर सत्व के व्यक्ति होते हैं, उनमें व्याधियों की उत्पत्ति ज्यादा होगी, या होने के बाद भी वो जल्दी ठीक नहीं होगी। तो ऐसे व्यक्ति रोग के आक्रमण या वेगों को रोकने में असमर्थ होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अधिक स्थूल ना हो, अब नेक्स्ट की कहानी सुनो। इसके विपरीत जो व्यक्ति अधिक स्थूल या अतिकृश न हो, जिनका शरीर सुसंगठित हो, जो बलवान हो, जिनका पालन हितकर आहार से हुआ हो, जो पूर्ण आहार वाले हो, और जिनका मनोबल उच्च यानी प्रवर हो, वे वैदिक क्षम यानी रोग के आक्रमण को रोकने में या रोग का बल कम करने में समर्थ होते हैं। जो हमने ऊपर के पॉइंट देखे हैं उसके पूरे विरोधी पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं कि जिन व्यक्तियों में अति स्थूलता और अति कुष्ठता नहीं होती है, यानी वो मीडियम लेवल पे सुसंगठित उनकी बॉडी रहती है, जो बलवान होते हैं, जिनका जो पालन पोषण हुआ है वो हितकर आहार से हुआ है, अच्छी चीजें उन्होंने गर्भावस्था में और उसके बाद भी उनको प्राप्त हुई है समय समय पर, जो पूर्ण आहार वाले होते हैं, जितना आहार लगता है उसका जो सेवन कर पाते हैं और योग्य आहार कर पाते हैं, जिनका मनोबल अच्छा हो, यानी वो जो प्रवर सत्व के होते हैं, वो व्यक्ति व्याधि क्षम होते हैं। यानी अगर उनके ऊपर रोगों का आक्रमण होता है तो उनको व्याधियां नहीं होती है, और अगर व्याधि उत्पन्न हो भी जाती है तो उसको समाप्त करने में, उसको विरोध करने में, उसको परास्त करने में ये लोग समर्थ रहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आज हमने वैदिक क्षमत्व ये नए टॉपिक को शुरुआत की है, जिसमें हमने वैदिक क्षमत्व की व्याख्या देखी, उसके बाद उसके 2 टाइप्स देखे, व्याधि उत्पाद प्रतिबंध और व्याधि बल प्रतिबंध। उसके बाद हमने व्याधि क्षमत्व के आवश्यक घटक देखे, उसके बाद व्याधि क्षमत्व उत्तम रही तो उसका क्या परिणाम होता है, और व्याधि क्षमता
अगर उत्तम नहीं रहते तो उसके क्या दुष्परिणाम होता है, सुश्रुत संहिता के अनुसार स्वास्थ्य की व्याख्या तथा आयुर्वेद में दुर्बल शरीर के व्यक्ति कौन से है, इतना वर्णन हमने देखा है। इसके बाद के वैदिक समत्व का जो वर्णन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।